और आइए शुरुआत करने जा रहा हूं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, ध्वजा लहराई, किसे इसमें जाति नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचने वाले थे अयोध्या। उससे पहले देखिए जरा, अयोध्या में बड़ा सुरक्षा दस्ता, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी थी अयोध्या में, और परिंदा भी पर न मार सके ऐसी स्थिति थी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आने के पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह सुरक्षा व्यवस्था की गई थी अयोध्या में। पुलिस, एनएसजी, एटीएस, सीआरपीएफ, ये सारे कमांडोज तैनात थे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पहुंचा है और उनको देखने के लिए अयोध्या वासी सड़क पर थे। प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचे और उसके बाद राम मंदिर के प्रांगण में पीएम मोदी ने कदम रखा। मंत्रोच्चार के बीच पीएम का स्वागत हुआ। विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदिर्चा स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टाने मेः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः कृष्णीमातरः शोभञ्जावानो वेदथे खोजगमायाः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम दरबार में आरती की, उसके बाद रामलला की आरती की। वस्त्र लेकर पहुंचे थे पीएम मोदी रामलला के लिए। मेधाम में वरुणो ददारो मित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिबा ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योतिर्वर्चः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला की आरती कर रहे हैं, पूजा की और वस्त्र भी भेंट किए। अब वो वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस कार्य के लिए पहुंचे थे, पीएम मोदी प्रांगण से होते हुए पहुंचे और धर्म ध्वज फहराई।
ये प्रतीक था कि राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है, लेकिन तस्वीर में आपको दिखाऊं कौन से नेता हैं जो इसमें भी सियासत खोज रहे हैं। नेता कह रहे हैं कि दरअसल अयोध्या के सांसद को इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वो दलित हैं। दलित होने की वजह से उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया। पूरी दुनिया में अयोध्या और राम मंदिर की चर्चा है। शिखर पर मोदी ने केसरिया ध्वज फहराया और इसके साथ ही राम मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। सदियों के घाव भर रहे हैं। उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। पूरे देश में भले ही अयोध्या की बात हो रही है, लेकिन कुछ नेता और पार्टियां इसमें जात पात का रंग खोजने में लगी हैं। अखिलेश यादव के सांसद ने तो नया विलाप शुरू कर दिया है। अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद कहने लगे, मैं दलित हूं, इसलिए मुझे ध्वजारोहण के कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया। हम राम को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, राम को अवधेश प्रसाद को लाए, हमको बुलाया नहीं गया। क्या कारण है, जबकि मैं कल वेट कर रहा था। देखिए जरा, एक नया बवाल शुरू हो गया। शुभ मुहूर्त था, अच्छा वक्त था, लेकिन देखिए क्या कह रहे हैं सांसद अवधेश प्रसाद। कह रहे हैं स्थानीय सांसद होने के बाद भी ध्वजारोहण में नहीं बुलाया गया, सिर्फ इसलिए कि मैं दलित समाज से आता हूं। ये राम की मर्यादा नहीं, संकीर्ण सोच है। इकबाल अंसारी जो बाबरी मस्जिद में पक्षकार रहे, इनके पिता भी, इनको न्योता था। इन्होंने कहा अयोध्या देवी देवताओं और सूफी संतों की भूमि है। अयोध्या गंगा जमुनी तहजीब की भी मिसाल है। राम मंदिर के ध्वजारोहण में सभी धर्म के लोग मौजूद थे, हम भी वहां मौजूद थे और कोई भेदभाव नहीं था। इमरान मसूद कह रहे हैं, सांसद हैं कांग्रेस के, अयोध्या के सांसद दलित हैं इसलिए उन्हें नहीं बुलाया गया। यह बहुत ही निराश करने वाला और निंदनीय है। अगर पीएम अयोध्या आ रहे हैं तो सबसे पहले तो स्थानीय सांसद को बुलाना चाहिए। संभल के सांसद समाजवादी पार्टी के जियाउर रहमान बर्क कह रहे हैं, देश लोकतांत्रिक है, धार्मिक नहीं। एक धर्म को संदेश देने से केवल सियासी फायदा होगा, इससे देश का कोई भला नहीं होने वाला है। रामदास अठावले केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं, मोदी जी किसी धर्म या संविधान के विरोधी नहीं है, लेकिन कांग्रेस धर्म का सियासी फायदा उठाने में लगी रहती है, इसलिए इन्हें सब में खेद दिखता है। मनोज तिवारी कह रहे हैं, राम मंदिर का ध्वजा भारत की संस्कृति फैला रही है, और लेकिन इस ध्वजा को देखकर भी कुछ लोगों को जलन हो रही है। वो देश के विकास को पचा नहीं पा रहे हैं और कमी निकाल रहे हैं। सुनिए जरा पहले सियासतदानों को जो इसमें भी दलित एंगल खोज रहे हैं। को लाए हैं, राम हमें लाएंगे, राम को अवधेश प्रसाद को लाए। आज जो है मंदिर पर ध्वजा लहराया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी वहां गए, उनके जाने का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि हमको बुलाया नहीं गया। क्या कारण है, जबकि मैं कल वेट कर रहा था। दलित है वो, इसलिए नहीं दिया होगा। अब ये तो बड़ी दुर्भाग्य है, लोकल सांसद को प्रधानमंत्री आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के आगमन पर लोकल सांसद को भी निमंत्रण ना हो, इससे ज्यादा दुखदायी क्या हो सकता है। तो सबसे पहला तो हक वहां के सांसद का है, लेकिन वो दलित है इसलिए उसको बुलाया नहीं। अयोध्या में सब धर्म के, सब जात के देवता विराजमान है। मंदिर भगवान राम का बना और झंडारोहण माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से हुआ। एक खुशी की लहर थी कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनके तैयार हो गया है और सब धर्म के, सब जात के लोग बुलाए गए थे। कहीं कोई भेदभाव नहीं, हम भी गए थे, हम भी खुश हैं। ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। अगर एक विशेष वर्ग के लिए, एक समाज के लिए आप सिर्फ ये काम करके अगर एक मैसेज देना चाहते हो कि हम उनके लिए ये काम कर रहे हैं, तो अफसोस है कि इस चीज से कौन से आप प्रदेश और देश की तरक्की कर सकते हैं। कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे हैं जिनको ध्वज को देख करके बहुत जलन होती है, लेकिन मैं समझता हूं भारत की जनता ने बहुत प्यार से इस दिन का जिसने कल्पना किया उसका साकार हो। ये सब जानते हैं कि राम मंदिर का विरोध से लेकर के उसमें जितने अवरोध पैदा हो सकते हैं वो
पैदा करने को लेकर के समाजवादी पार्टी ने कार्य किया। उनको तो अयोध्या का सांसद होने के नाते खुद वहां स्वतः पहुंचना चाहिए था, उनको किसी निमंत्रण का इंतजार था। सदियों के घाव भर रहे हैं। उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। दलित को लेकर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है ये आपको बताता हूं। क्या वाकई दलितों को दूर रखा गया? राम मंदिर के ध्वजारोहण पर सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि विपक्ष दलित को नहीं बुलाने का आरोप लगा रहा है, जबकि आरोप लगाने वालों को जवाब में कहा जा रहा है कि सपा के दलित सांसद अवधेश प्रसाद राम मंदिर खुद जा चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उन्होंने रामलला के दर्शन किए थे। दलित को नहीं बुलाने का दावा भी भ्रामक लग रहा है क्योंकि दावे के मुताबिक सभी जाति धर्म के लोग बुलाए गए थे। डोम समाज के 3 लोगों को भी न्योता भेजा गया था। यहां तक कि राम मंदिर की नींव में पहली ईंट भी दलित नेता कामेश्वर चौपाल ने 1989 में रखी थी। मंदिर परिसर में माता शबरी और निषाद राज की मूर्ति लगाई गई है। इतना ही नहीं, दावा है राम मंदिर में दलित पुजारी भी हैं जिनके जिम्मे रामलला की पूजा और सेवा कार्य हैं। इन्हीं दावों के आधार पर कहा जा रहा है जातिगत भेदभाव नहीं हुआ है। लेकिन हमने अयोध्या के लोगों से पूछा क्या ऐसा भेदभाव है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। वाक्य एकदम निरर्थक है, क्योंकि अगर दलित शब्द लगा होता तो हमारे महामहिम राज्यपाल दलित समाज से ना होती। इतना सर्वोच्च पद पाने के बाद ये अशोभनीय है अयोध्या वासियों के लिए भी और हमारे कहते हैं भारतवासियों के लिए। ये तो इस तरह की बयानबाजी तो तमाम कार्यक्रमों में पहले भी होती रही है, सभी पक्षों द्वारा होती रही है। उनकी मर्जी आए या ना आए, ऐसा तो है नहीं ना। वो तो भगवान का दरबार हो तो सबको आना चाहिए ना। वो क्या सोच रहे क्या नहीं वो तो उनके बारे में। उनके मुखिया जो हैं वो वहाँ से आदेश नहीं किए थे, उनको कार्यक्रम में जाने के लिए मना किए थे, इसलिए वो नहीं गए। अंदर की बात है। और उनको इनविटेशन दिया गया था, ऐसा है नहीं कि नहीं दिया गया होगा, दिया जरूर गया होगा। ये उनकी बातें हैं, ये अंदर की बातें हैं, क्या वो बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। मगर मैं नहीं मान सकता कि वो सांसद होकर के और उनको ना बुलाया गया हो। तो सियासत अपनी जगह है, बड़ी चीज ये है कि मंदिर बनकर तैयार हो गया है। आज 2 वजह थी 25 तारीख कि राम जी और सीता जी का विवाह आज ही के दिन हुआ था और आज ही के दिन मंदिर पूर्ण हो चुका है। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को योगी आदित्यनाथ ने तोहफे में भी रामलला की प्रतिमूर्ति दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकले हैं वहां से, लोगों के बीच पहुंचे हैं। जो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए लोग थे, जो अयोध्या वासी थे, वहां के स्थानीय लोग थे या जो शामिल हुए हैं। जरा अब मैं आपको बताता हूं, राम मंदिर पूरी तरह से बन चुका है। अब तक जो निर्माण कार्य थोड़ा बहुत बचा था वो भी लगभग पूरा हो गया है। इसीलिए अब धर्म ध्वज फहराया गया है। अब आइए आपको खासियत बताऊं मैं। अयोध्या का भव्य राम मंदिर आज संपूर्ण हो गया है। 2 साल पहले राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हुई थी, गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति स्थापित की गई थी, आपको याद होगा। लेकिन मंदिर का शिखर और सभी तल उस वक्त तक नहीं बने थे। 500 साल के इंतजार के बाद राम मंदिर पूरी तरह तैयार हुआ। 70 एकड़ में बने राम मंदिर की 3 मंजिल बन गई हैं। अब देखिए, मुख्य मंदिर समेत राम मंदिर परिसर में 14 मंदिर और हैं। भव्य राम मंदिर में 44 दरवाजे और 392 खंबे हैं। लेकिन मंदिर में एक भी लोहे की कील का इस्तेमाल नहीं हुआ है। मंदिर में इंजीनियरिंग की खास तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। 40 फीट गहरी नींव 56 लेयर के पत्थरों से बनाई गई है।
1000 साल तक आंधी, तूफान, भूकंप या बाढ़ से भी नुकसान नहीं होगा। मंदिर का चबूतरा जमीन से 21 फीट ऊंचा और ग्रेनाइट से बना हुआ है। ग्रेनाइट नमी रोकने और भूकंप के झटके को सहने की क्षमता रखता है। मंदिर के निर्माण में सिर्फ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर इसकी उम्र और बढ़ाई जा सके। मंदिर के निर्माण में L&T, टाटा और IIT जैसे संस्थान जुड़े रहे हैं और उसे पूरी तरह बनने में 5 साल, करीब 2100 करोड़ रुपए लगे हैं 5 साल में। सुनिए जरा, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। यह गुलामी की मानसिकता ही है जिसने इतने वर्षों तक रामत्व को नकारा है। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह ध्वस्त करके दिखा देंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि ये जो गुलामी की जहनियत आई है, मानसिकता ही ये कैसे आई है। पीएम मोदी ने मैकाले का नाम लिया। क्या उनकी तस्वीर आपने देखी है कभी? ये आप देख रहे हैं, ये है मैकाले। पीएम मोदी मैकाले का नाम ले रहे थे कि मैकाले ने ही हम भारतीयों में गुलामी की मानसिकता भरी है। आखिर ये कौन थे मैकाले? क्या किया इन्होंने भारत में ऐसा जिससे हम तो ये सोचने लगे कि हमारी चीजों को लेकर हीन भावना और जो अंग्रेजों के पास है उन्होंने बनाया वही सबसे बेहतर है। देखिए, राम मंदिर के ध्वजारोहण पर मोदी ने मैकाले का जिक्र किया। कहा एक ने कहा अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। एक अंग्रेज वो ये है। मैकाले ने 190 साल पहले भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। अगले 10 साल में भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करना है। दरअसल लॉर्ड मैकाले ब्रिटिश इतिहासकार, राजनेता और निबंधकार थे। ब्रिटिश सांसद रहे मैकाले जनरल काउंसिल के सदस्य के रूप में भारत आए। नई शिक्षा नीति बनाने और कानून सुधार लागू करने के लिए इन्हें जाना जाता है। अंग्रेजों के कहने पर 1935 में मैकाले ने भारत के लिए नई शिक्षा नीति बनाई। अंग्रेजी भाषा को भारतीय शिक्षा का माध्यम बनाने का प्रस्ताव रखा कि अंग्रेजी पढ़ाओ, बाकी सब बंद कर दो। संस्कृत, फारसी जैसी पारंपरिक भाषाओं पर पाबंदी लगानी शुरू कर दी। भारत में पहले वैदिक शिक्षा होती थी। इस स्कूल से ज्यादा गुरुकुल पर जोर दिया जाता था। गणित, खगोल, धातु विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र जैसे 18 विषय पढ़ाए जाते थे। लेकिन मैकाले ने इन्हें हटाकर अंग्रेजी सिस्टम से पढ़ाई व्यवस्था शुरू करवाई और कहा कि अंग्रेजी शिक्षा से हम भारतीयों में से एक ऐसा वर्ग बनेगा जो रक्त रंग से तो भारतीय होगा लेकिन स्वाद, विचार और दिमाग से अंग्रेज होगा। भारतीय दंड संहिता IPC का मसौदा 1837 में मैकाले ने ही तैयार किया। मैकाले की शिक्षा नीति को लेकर भारत में काफी बहस होती रही है। एक वर्ग मानता है कि भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को कमजोर किया है इन्होंने, सांस्कृतिक विरासत को नुकसान पहुंचाया और मानसिक गुलामी बढ़ाई है। अपनी संस्कृति और नीति को लेकर भारतीयों में हीन भावना बढ़ने लगी। बिना सोचे समझे भी लोग पश्चिमी और विदेशी मूल्यों को अपनाने लगे और उनको बेहतर बताने लगे। मैकाले पर पीएम मोदी ने प्रहार किया और कहा इस सोच को खत्म करना है। प्रधानमंत्री खास मकसद से गए थे। तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो तस्वीरें साझा की जिसमें पीएम मोदी के पास आप वो ध्वज देख रहे हैं, यही ध्वज है धर्म ध्वज जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फहराया है। आइए आपको बताऊं इसकी खासियत क्या है जो धर्म ध्वज पीएम मोदी फहरा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है वो धर्म ध्वज। राम मंदिर की केसरिया धर्म ध्वजा में त्रेता युग की झलक है। आप देखिए इस ध्वजा में 3 मुख्य प्रतीक आपको नजर आ रहे हैं। ओम नजर आ रहा है, सूर्य और ये कोविदार वृक्ष नजर आ रहा है आपको। ओम जो है, ओम को सनातन संस्कृति के अध्यात्म से जोड़कर देखा जाता है। ओम को ब्रह्मांड की ध्वनि और सभी मंत्रों का प्राण माना जाता है। वहीं राम मंदिर के ध्वज में आप देखिए सूर्य सत्य और प्रकाश को दिखाता है। जिस कोविदार वृक्ष का जिक्र हुआ है वो अयोध्या का राज वृक्ष होता है। ये आप देख रहे हैं कोविदार वृक्ष बना झंडे पर।
कोविदार का पेड़ जीत, हरियाली और खुशहाली का भी प्रतीक है। 2.5 किलो के झंडे को बनाने में 4 से 5 कारीगरों को लगाया गया। इस राम ध्वज की लंबाई थी 22 फीट और चौड़ाई लगभग 11 फीट थी। यह ध्वज कपड़े का है, लेकिन इसमें 3 लेयर सिल्क साटन भी लगा है। पैराशूट बनाने में भी सिल्क साटन का इस्तेमाल किया जाता है। इससे बारिश, धूप और आंधी में भी ध्वज पर कोई असर नहीं पड़ेगा। राम ध्वज को बनाने के लिए सेना से भी सुझाव लिया गया। पहले झंडे का वजन 11 किलो था, जिससे कई समस्याएं आ रही थी। तेज हवा और आंधी में वजन की वजह से रस्सी टूटने का डर था। फिर सेना के सुझाव के बाद इसका वजन 2.5 किलो निर्धारित किया गया। जिस ध्वज दंड पर झंडा लहराया जाएगा और लगाया गया है वो 5,500 किलो का है। 44 फीट लंबे ध्वज दंड को गुजरात के अहमदाबाद से लाया गया है और ध्वजारोहण करते हुए पीएम मोदी ने कहा, यह ध्वज संघर्ष का प्रतीक है। यह ध्वजा भगवान राम के मूल्यों को प्रसारित करेगी और सत्य फैलाएगी। सुनिए क्या कहा पीएम मोदी ने, योगी आदित्यनाथ ने और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं, ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण का ध्वज है। इसका भगवा रंग, इस पर रचित सूर्य वंश की ख्याति, वर्णित ओम शब्द और अंकित कोविदार वृक्ष राम राज्य की कीर्ति को प्रतिरूपित करता है। ये ध्वज संकल्प है, ये ध्वज सफलता है, ये ध्वज सदियों से चले आ रहे स्वप्नों का साकार स्वरूप है। ये धर्म ध्वज प्रेरणा बनेगा। प्राण जाए पर वचन न जाहि, अर्थात जो कहा जाए वही किया जाए। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। पिछले 11 वर्ष में बदलते हुए भारत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। एक नया भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है। अपने व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन से लेकर तो सृष्टि जीवन तक सबका जीवन जिससे ठीक चलेगा, वो धर्म, उस धर्म का प्रतीक भगवा रंग, वह इस ध्वज का रंग है। ये धर्म ध्वज है। यह भी सच है कि बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं, जैसे आपने सुना अवधेश प्रसाद को या कुछ और नेता ये कहते रहे कि मंदिर से पेट नहीं भरेगा, मंदिर से घर नहीं चलेगा, रोजगार नहीं होगा, लेकिन यह भी गलत साबित हुआ। बताता हूं कैसे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दर्शन के लिए हजारों की भीड़ पहुंच रही है, लाखों की भीड़ पहुंच रही है और ये सब अयोध्या पहुंच रहे हैं, उस अयोध्या में जहां कभी रोजगार नहीं हुआ करता था, उस अयोध्या में पहुंच रहे हैं जहां लोगों के लिए कोई काम नहीं था। लेकिन अब राम मंदिर बनने से अयोध्या की जीडीपी में उछाल हुआ है और न सिर्फ अयोध्या बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश को इससे और इसका फायदा मिल रहा है। आइए मैं आपको बताऊं कैसे। राम मंदिर पर्यटन के साथ यूपी में विकास की रफ्तार को बढ़ा रहा है। राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या की जीडीपी 10,000 करोड़ रुपए बढ़ गई। पूरे यूपी के जीडीपी में अकेले अयोध्या का योगदान सोचिए करीब 2% है। राम मंदिर के पूरा बन जाने के बाद अब सैलानी और जीडीपी दोनों बढ़ेंगे। अयोध्या में केंद्र राज्य के 33,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से लेकर बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट बन गए। इससे अयोध्या तक पहुंच और सैलानी का आकर्षण और बढ़ गया है। साल 2017 में करीब 2 करोड़ भक्त अयोध्या पहुंचे थे, लेकिन 8 साल में अयोध्या में पर्यटकों की संख्या 25 गुना बढ़ गई। इस साल जून तक रामनगरी में देश विदेश के 23 करोड़ सैलानी पहुंचे।
और उम्मीद है कि दिसंबर तक 50 करोड़ से ज्यादा लोग अयोध्या पहुंचेंगे। इससे यहां के होटल संचालक, दुकानदार रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रहे हैं। शिल्पकारों से लेकर छोटे कारोबारियों को बहुत फायदा हो रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने साल 2028 के लिए नया लक्ष्य रखा है और उनका लक्ष्य है कि यूपी का टूरिज्म 70,000 करोड़ तक पहुंचेगा। इसमें रामनगरी अयोध्या की हिस्सेदारी 25% तक होगी। तो ये उन लोगों को भी जवाब है जो मंदिर निर्माण और वहां के विकास को गैर जरूरी बता रहे थे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पीएम मोदी और बाकी नेता। साथियों, जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है तब से लेकर आज तक करीब करीब 45 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आ चुके हैं। अयोध्या और आसपास के लोगों की आय में आर्थिक परिवर्तन आया है, वृद्धि हुई है। आजादी के बाद के 70 साल में भारत विश्व की 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। 70 साल में 11वीं। लेकिन पिछले 11 साल में ही भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और वो दिन दूर नहीं जब भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। आने वाला समय नए अवसरों का है, नई संभावनाओं का है। और इस अहम कालखंड में भी भगवान राम के विचार ही हमारी प्रेरणा बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी देश की सत्ता में न होते तो 600 साल से चला रहा राम भक्तों का ये संघर्ष और उनकी कुर्बानी जो है वो आज भी पूरी नहीं हो पाती। केसरिया ध्वज भी अब फहरा दिया गया। ये संदेश पूरे देश के अंदर है। हम सबको बहुत खुशी है कि अब कोई भी हमलावर भारत पर हमला करने का, भारत की संस्कृति पर चोट करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। अगर मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते तो राम मंदिर पे भगवा ध्वज फहराना कतई संभव नहीं था। आज राम भक्तों का सरकार है, सनातनियों का सरकार है कि आज राम मंदिर पे भगवा ध्वज मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में लहरा रहा है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है। दरअसल एसआईआर का सर्वे यानी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण लगभग सभी राज्य में हो रहा है। आपके राज्य में भी हो रहा है, आपके दरवाजे तक भी बीएलओ आ रहा है। और इसी से जुड़ी आज की बड़ी खबर है। देश भर में बीएलओ की मौत की वजह क्या है आखिर? एसआईआर को लेकर और इसके खिलाफ आज ममता बनर्जी ने पदयात्रा की है। बीजेपी के खिलाफ भी उनकी पदयात्रा थी, सरकार के खिलाफ भी। ममता बनर्जी ने इस पदयात्रा के बाद जो रैली की है उसमें कहा कि वो बीजेपी की हिंदुस्तान में नींव हिलाने जा रही है और नींव हिला देंगी। और एसआईआर के लिए जिन बीएलओ को लगाया गया है, कोलकाता में बीएलओ विरोध प्रदर्शन पर उतर आए। बीएलओ कह रहे हैं उनके पास काम बहुत ज्यादा है, इतने ज्यादा लोग हैं, लोगों के घर घर तक जाना मुश्किल हो रहा है। बीएलओ ने प्रदर्शन किया। आप कोलकाता में प्रदर्शन देख रहे थे। कोलकाता के अलावा देखिए हरियाणा में कांग्रेस ने प्रदर्शन किया है एसआईआर के खिलाफ। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। चोर गद्दी चोर। लेकिन बीएलओ के मौत के पीछे वजह क्या है? आज एक खबर आई यूपी के गोंडा से। एक बीएलओ ने जहर खा लिया। वो कह रहा काम बहुत ज्यादा है। बीएलओ ब्लॉक और बूथ लेवल ऑफिसर होते हैं, बूथ की जिम्मेदारी होती है। कह रहे हैं काम बहुत ज्यादा, देखिए जहर खा लिया और उसके बाद अस्पताल में है। खबर मिल रही है बिपिन को, आप देख रहे हैं जो बीएलओ है और इनकी मौत हो गई है जहर खाने के बाद। अस्पताल ले जाया गया था, उस वक्त की तस्वीर। गोंडा के बीएलओ थे। एक और तस्वीर आई से तस्वीर में आपको दिखाऊं सूरत में। ये आप दूसरी बीएलओ देख रही हैं। संदिग्ध परिस्थितियों में इनकी भी मौत हो गई।
गुजरात के सूरत में बीएलओ थी और इनकी मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। वजहों की जांच हो रही है, लेकिन बहुत से दावा कर रहे हैं कि काम बहुत ज्यादा था इसलिए इनकी मौत हो गई। और इतना ही नहीं, पिछले कुछ दिनों में आप देखिए 1 दर्जन से ज्यादा बीएलओ खुदकुशी कर चुके हैं, आत्महत्या कर चुके हैं। ये सभी की तस्वीरें हैं। आखिर ऐसा क्या हो रहा है जो बीएलओ इस स्थिति में पहुंच गए हैं? আমাকে আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ হিলিয়ে দেব। एसआईआर के खिलाफ ये ममता बनर्जी का खुला ऐलान है। ये बीजेपी और सरकार को सीधी चुनौती है कि बीजेपी बंगाल में बिहार जैसे सपने न देखे। বিহারেও বলেছিলেন খুশবু ইঠিয়া, ওখানে যাই। आपने सुना ममता बनर्जी को, लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर अब तक कितने बीएलओज ने आत्महत्या की है। 20 दिन में देश के 6 राज्यों में 15 से ज्यादा बीएलओ की मौत हो गई। दावा किया जा रहा है कि काम के दबाव में इनकी जान चली गई। पहली तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के थे ये। फतेहपुर में लेखपाल को एसआईआर की ड्यूटी में लगाया गया, लेकिन उसने अपनी शादी से 1 दिन पहले आत्महत्या कर ली। आरोप है कि एसआईआर फॉर्म के चक्कर में उसे शादी की छुट्टी नहीं मिली और उसे धमकाया गया कि काम नहीं करोगे तो निलंबित कर देंगे। अगली तस्वीर, मध्य प्रदेश के शहडोल में हार्ट अटैक की वजह से बीएलओ की जान चली गई। परिवार ने आरोप लगाया कि वो काम के भारी दबाव में थे। राजस्थान जयपुर में बीएलओ मुकेश जांगिड़ ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दी। पुलिस को मुकेश की जेब से सुसाइड नोट बरामद हुआ। इसमें मुकेश ने लिखा था, एसआईआर के काम की वजह से परेशान हूं, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, सस्पेंड करने की धमकी दे रहे हैं। गुजरात में सूरत से बीएलओ, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं, 26 साल की बीएलओ का संदिग्ध हालत में बाथरूम में शव मिला है। हालांकि उनकी मौत की वजह के बारे में फिलहाल पता नहीं चला है। मध्य प्रदेश के इंदौर की बीएलओ, इनका नाम है नीलू गौड़, बहुत चर्चा में ये उन सब से अलग तस्वीर ये पेश कर रही है। एसआईआर में काम में लगी नीलू ने मां का अंतिम संस्कार छोड़ दिया है। मां के निधन के बाद भी उन्होंने अपना काम जारी रखा है। आइए अब आपको सुनवाऊं, जरा सुनिए बीएलओ क्या कह रहे हैं। में 2 साल जहाँ एसआईआर को लगता है वहाँ 2 महीना में एसआईआर किया जाता है। हम लोग देखा है कि बिहार में और दूसरा स्टेट में करोड़ों में वोटर का नाम कट दिया गया है। ये साजिश बंगाल में भी चल रहा है। 1 महीना में एसआईआर होता है क्या? पीएम के पास जाने से तो इलेक्शन कमिश्नर के पास फाइट करना कि ऐसे प्रक्रिया को रोके, ऐसे प्रक्रिया को रोके। वो इनके पास आए हैं। मान लीजिए एक घटना घटा है, एक पीएम के पास जाकर उससे चाहे ये रोके ना, ये रोके। बात कर रहे कब करेगा? और कितना जान चाहिए इलेक्शन कमीशन को? और कितना जान चाहिए? और कितना मौत होना चाहिए इलेक्शन कमीशन को? तब बात करेगा, तो तब फैसला लेगा। कब फैसला लेगा? हमें बताया कि एसआईआर का काम होगा और उसको इतने महीना, 1 दिन मतलब 1 महीना और 1.5 महीना के अंदर खत्म करना होगा। हम बोले सर इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। तब उन्होंने कहा तुम्हें बेसी बोर्डो को बोल छो, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। हमारे 4-5 बीएलओ का डेथ हो चुका है। बहुत लोग हॉस्पिटलाइज है। इसका दायी कौन लेगा? तो आम लोग और बीएलओ दोनों को सुन रहे थे। इसकी अलर्ट एक और तस्वीर आई है। बीएलओ देखिए जरा, बताया जा रहा है बीएलओ राजस्थान में उन जगहों पर जा रहे हैं जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सकता, तो उसके लिए एक जरिया है, ऊंट पर बैठकर रेगिस्तानी इलाकों में जा रहे हैं। ये बाड़मेर की तस्वीर आप देख रहे हैं। ऊंट पर बैठकर बीएलओ साहब पहुंचे हैं बाड़मेर में। अब देखिए जरा बीएलओ कौन है, इनका क्या काम होता है, इन्हें क्यों दिक्कत पेश आ रही है। दरअसल बीएलओ मतदान केंद्र यानी बूथ स्तर पर काम करने वाला अधिकारी है। दरअसल सरकारी कर्मचारी को ही बीएलओ के काम की जिम्मेदारी दी जाती है। अक्सर स्कूल के शिक्षक, लेखपाल या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये काम करते हैं। मतदाता सूची में नए नाम जोड़ना, जिनकी मौत हो गई है उनके नाम हटाना, साथ ही लोगों के पते जैसी जानकारियां ठीक करना इनके काम का हिस्सा है। अब एसआईआर यानी मतदाता सूची को ठीक करने का काम भी बीएलओ कर रहे हैं। चूंकि इनको अपने काम के साथ साथ बीएलओ के तौर पर भी काम करना होता है, इसी वजह से इन सभी कर्मचारियों पर काम का दबाव बढ़ जाता है। काम के दौरान ये लोग चुनाव आयोग के ऐप्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इन ऐप्स की तकनीकी दिक्कतों से भी बीएलओ में परेशानी बढ़ जाती है। कई बार नेटवर्क नहीं आ रहा है, सर्वर डाउन है, डेटा अपलोड नहीं हो रहा है। गांव के लोगों को एसआईआर के बारे में समझाना मुश्किल होता है।
बीएलओ की मौत को लेकर चुनाव आयोग ने भी चिंता जाहिर की है। चुनाव आयोग ने कहा है एक बीएलओ पर 1000 मतदाताओं का जिम्मा हो, लेकिन असल में कई बीएलओ पर इससे भी ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी है और सभी के ऊपर समय पर काम पूरा करने की भी चुनौती है, क्योंकि चुनाव आयोग की डेडलाइन पर काम ना करने पर एक्शन भी हो सकता है इनके खिलाफ, इसलिए ये बहुत ज्यादा प्रेशर में है। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। इतने बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। नोएडा में यहां पड़ोस में 67 बीएलओ पर एफआईआर करा दी गई डीएम द्वारा। बीएलओ पर किस तरह का दबाव, किस तरह का प्रेशर डाला जा रहा है? क्या उनसे इलेक्टोरल रोल्स को जल्दबाजी में कुछ गड़बड़ करने को कहा जा रहा है? ये भी उदाहरण मिले हैं हमें। इस बार बांग्लादेशी घुसपैठिए भाग रहे हैं, वो वोट नहीं डाल पाएंगे, वो अपने देश जाएंगे। बंगाल में बंगाल के लोग ही वोट डालेंगे। देखिए, चुनाव आयोग की आंखें खुलनी चाहिए। आंख बंद करके चुनाव आयोग काम कर रहा है। कम से कम लोगों की कठिनाई, बीएलओस की कठिनाई, पब्लिक की कठिनाई, मतदाताओं की कठिनाई का ध्यान देना चाहिए। अगर लोग इसका विरोध कर रहे हैं, सरकारें विरोध कर रही हैं, राजनीतिक दल विरोध कर रहे हैं, तो इस पर पुनः विचार होना चाहिए। ममता बनर्जी भी आरोप लगाती रहती है, राहुल गांधी भी बिहार में आरोप लगाते रहे। एक बाजू में बोलते हैं कि इलेक्शन लिस्ट ठीक ठाक होनी चाहिए, वोट चोरी होता है, इलेक्शन लिस्ट ठीक नहीं होती है, वो जो है वो ठीक ठाक होनी चाहिए, उसके लिए एसआईआर है और वो किसी पार्टी के विरोध में नहीं है। मुझे लगता है कि ये जो आरोप है, इस आरोप में बिल्कुल तथ्य नहीं है। दादरी समेत पूरे प्रदेश में लाखों वोट फर्जी पाई गई है, ये साबित हो चुका है और मैं समझता हूं कि 25 लाख वोटों पर सवालिया निशान लगा है। उन 25 लाख वोटों पे चुनाव आयोग को एफिडेविट देना चाहिए, उन 25 लाख वोटों पे। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, कल सुपरस्टार को हमने खो दिया। अब बहुत से फैन सवाल पूछ रहे हैं, अंतिम संस्कार का आखिर सच क्या है? आपको याद होगा कल सिर्फ एक तस्वीर सामने आई, ये एम्बुलेंस की, जिसमें आगे धूनी लेकर एक शख्स बैठा था, जिससे पता चला कि धर्मेंद्र जी का निधन हो गया है और एम्बुलेंस सीधे शमशान घाट पहुंची और पता चला कि उनका अंतिम संस्कार भी हो गया, मुखाग्नि भी दी जा चुकी है। और आज की एक तस्वीर आई, जो मैं तस्वीर आपको दिखाऊं, विले पार्ले शमशान से आई, जहां सनी देओल के सुपुत्र इस गाड़ी में बैठे हुए हैं। करण देओल, आप देखिए अंदर उनके हाथ में अस्थि कलश है। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं, धर्मेंद्र जी की अस्थियां हैं इस कलश में। एक ये तस्वीर सामने आई। अब उनके फैन सवाल पूछ रहे हैं कि अपने हीरो को एक बार देख लेते, एक बार उनके अंतिम दर्शन कर लेते, एक बार उन्हें आखिरी विदाई दे देते। बहुत भावुक है दिल। मेरे पास आज एक बॉलीवुड का सितारा नहीं रहा। ऐसा लगता है मेरे दादा थे, वो दादा, मैं दादा ही बोलूँगा उनको। और वो मेरे को रोना आ रहा है कि मैं उनको इतना पसंद कैसे सिर्फ है, मैंने उनको देख के बहुत कुछ सीखा हूँ मैंने। आज मेरे से कुछ खो गया है, मेरे जीवन से कुछ कोई चला गया है। जो शूटिंग चलता था वहाँ मैं पहुँचा हूँ, तो बहुत बार उन्होंने खाना दिया है, मतलब समोसा वगैरह हमारे लिए बांट। एक जिंदा इंसान थे, उनके जैसा जिंदा इंसान, जिंदा दिल इंसान बॉलीवुड में नहीं है और ना ही हैंडसम हीरो है। न अंतिम दर्शन, न अंतिम विदाई और न राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार। फैंस सख्ते में हैं, वो गम और गुस्से में हैं और कह रहे हैं उनका सुपरस्टार ऐसे तो विदाई का हकदार नहीं था। अपने घर को, अपने गांव को वो कभी नहीं भूले। बहुत दुख हो रहा है आज। हर साल बर्थडे मनाते हैं, अभी भी तैयारी थी उनकी 8 नवंबर की बर्थडे मनाने की, लेकिन अब वो नहीं रहे तो हमें तो बड़ा अफसोस है, दुख लग रहा है। जो भी बंदा यहाँ से जाता था उनके पास बॉम्बे में, वो बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनको अपने पास रखते थे। धर्मेंद्र सिर्फ फिल्मों के बड़े सितारे नहीं थे, वो सांसद रह चुके थे और पद्म विभूषण से भी सम्मानित थे। इतनी बड़ी हस्ती का फिर गुमनाम तरीके से अंतिम संस्कार कैसे हो गया? लाखों फैंस को अपने स्टार को अंतिम विदाई देने का मौका क्यों नहीं मिला? और आइए अब आपको बताऊं क्या वजह है। बहुत से लोग बहुत सी बातें कर रहे हैं, लेकिन सच क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ? गुपचुप अंतिम संस्कार क्यों, लोग सवाल पूछ रहे हैं। दोपहर 1 बजे धर्मेंद्र जी के बंगले के बाहर एम्बुलेंस देखी गई। इसके बाद खबरें आई कि धर्मेंद्र जी की तबीयत बिगड़ी है। फैंस अपने चहेते स्टार की तबीयत के बारे में जानना चाहते थे। तभी खबर आई कि उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए क्यों नहीं रखा गया, लोग ये सवाल कर रहे हैं। इतने बड़े सितारे की अंतिम यात्रा क्यों नहीं निकाली गई? गुपचुप तरीके से धर्मेंद्र जी का अंतिम संस्कार क्यों किया गया? अब
रिकवर कर रहे थे, फिर भी निधन कैसे? धर्मेंद्र जी को 12 नवंबर को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। तब से वो लगातार डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में थे। उनके घर वालों का कहना था कि धर्मेंद्र जी रिकवर कर रहे हैं। फिर अचानक क्या हुआ कि उनका निधन हो गया। अब बड़ी बात यह है, क्या धर्मेंद्र जी की आखिरी इच्छा तो नहीं थी कहीं? दावा है कि धर्मेंद्र जी अंतिम संस्कार बहुत निजी रखना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनकी अंतिम यात्रा निकाली जाए, अंतिम विदाई में परिवार के खास लोग ही शामिल हो। क्या परिवार के लोगों ने उनकी इच्छा के लिए ऐसा ही किया? पिछले दिनों आपको याद होगा असरानी साहब का अंतिम संस्कार ऐसे ही हुआ। उनके अंतिम संस्कार के बाद निधन की जानकारी सामने आई। देवानंद साहब का भी अंतिम संस्कार इसी तरह लंदन में हुआ था। उनकी अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए इसे बहुत निजी रखा गया और उनकी मौत के बाद उनकी कोई भी तस्वीर नहीं ली गई थी। 27 नवंबर को क्या प्रार्थना सभा होनी है अब धर्मेंद्र जी की? धर्मेंद्र जी के अंतिम संस्कार में बहुत सी बड़ी हस्तियां नहीं पहुंच पाई। उनके प्रार्थना सभा में कई बड़े दिग्गज आ सकते हैं, कई मंत्री और सितारे देओल परिवार को सांत्वना देंगे। इस तरह की जानकारी और खबरें भी हैं। सुनिए जरा उनके फैंस क्या कह रहे हैं। हमको शक्ल नहीं दिखाई, हमको शक्ल नहीं दिखाई। हम लुधियाने से आए, हमको शक्ल नहीं दिखाई। दिल्ली से आए एक बार देखने को दे तो मेरे बाप ने ये शुरू से मेरा पापा ने ये मैंने पापा बोला बना मेरे को एक बार दिखा दो, मुझे मैं बहुत प्यार करती हूँ। सभी को यही एक ही मासूमियत है कि उनके आखिरी दर्शन उनके नहीं हुए और उनका जो अंतिम जो खुशनुमा चेहरा था वो हम देख नहीं पाए। तो ऐसा जगह रखा होता है घर के बाहर कम से कम लोग देख सके कि हाँ धर्म जी तो इतने बड़े स्टार है। आप 65 साल से लोगों को चाहते हैं, अपने सोशल मीडिया में भी एक्टिव थे, लेकिन अब यही है दुख तो हो रहा है। सोच के आया था कि हम लोग जहाँ उनको इंतकाल जहाँ उनको ले गए थे तो वहाँ गया था। मैं सोचा हमको देखने मिलेगा, मेरा भाई भी छोटा साथ में आया था। ये साहब गुजरात से आए तो हमको देखने मिलेगा ऐसा सोचे थे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। उनको इतनी जल्दी उनको सब कर दिए, कुछ थोड़ा दुख याद है। ऐसा लग रहा है कि एक बार की अच्छे से करना चाहिए। फैंस को सब एक बार लास्ट बार वो डेथ हुए हैं, हाँ तो एक बार फैन डिजर्व करते कि एक बार उनके देखे अच्छे से करे, सबको पता लगे। एटलीस्ट ये तो एकदम साइलेंट में हुआ, मेरे हिसाब से सबको पता लगना चाहिए, रखना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड है, उसकी भी भावना है कि अगर लास्ट सीन देख लेते तो अच्छा होता। अब देखिए जरा सवाल यह हो रहा है कि कैसे धर्मेंद्र साहब को पद्म भूषण सम्मान मिला था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। पद्म भूषण से जिन्हें सम्मानित किया जाता है उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ ही होता है। अगर आपको याद हो, पहले कुछ और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। अगली तस्वीर देखिए जरा। तस्वीर ये आप देख रहे हैं, यह तस्वीर देखिए जिसमें लता मंगेशकर जिन्हें भारत रत्न भी मिला है, दिलीप साहब पद्म भूषण मिला था और श्रीदेवी को भी पद्म भूषण मिला था। ये सब पद्म अवार्डी थे। इनका अंतिम संस्कार हुआ तो राजकीय सम्मान के साथ हुआ। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर लता जी की तस्वीर आप देख रहे हैं। अगली तस्वीर मैं दिखाऊं, दूसरी तस्वीर देखिए जरा, दिलीप साहब की तस्वीर आप देख रहे हैं। आइए, जितने बड़े लोग हैं जिन्हें पद्म अवार्ड मिला है, इन सब का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ हुआ। अब मैं आपको बताऊं कैसे जी का भी अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ ही होना चाहिए था। यह लता जी का अंतिम संस्कार था जब पीएम मोदी खुद गए थे। भारत में राजकीय सम्मान को लेकर कोई कानून नहीं, लेकिन इसका फैसला गृह मंत्रालय या राज्य सरकार करती है। किसी हस्ती को मरणोपरांत राजकीय सम्मान देने के लिए कई तरह की सरकारी प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ता है। जैसे अगर किसी बड़ी शख्सियत का निधन हुआ है तो सरकार को सूचना देने या पुष्टि करने का प्रोटोकॉल होता है। मतलब या तो परिजन बताते हैं या सरकार स्वयं संज्ञान लेती है। पहले तो परिवार के सदस्य या उनके प्रतिनिधि सरकार को बताते हैं, राज्य के सीएमओ, गृह विभाग या केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित करते हैं। फिर तय होता है कि मृतक राजकीय सम्मान के योग्य है या नहीं। यह फैसला उनके सार्वजनिक योगदान और पद के आधार पर होता है। यह सम्मान केवल वर्तमान या पूर्व संवैधानिक पदाधिकारियों ही नहीं, बल्कि कलाकार, वैज्ञानिक, समाज सुधारक को भी दिया जाता है। उनके देश के प्रति योगदान को देखकर सरकार तय करती है। फिर सरकार तत्काल एक आधिकारिक आदेश जारी करती है। कलेक्टर, एसपी को तैयारी के लिए निर्देश दिए जाते हैं
वो तिरंगा, गार्ड ऑफ ऑनर और शोक सलामी का इंतजाम करते हैं, क्योंकि पार्थिव शरीर वाले ताबूत को तिरंगे से लपेटा जाता है। इसके अलावा अंतिम संस्कार के वक्त गन सैल्यूट किया जाता है। सरकार तैयारी तो करती है, लेकिन परिवार के संपर्क में भी रहती है, क्योंकि राजकीय सम्मान तभी दिया जाता है जब परिवार सहमत हो। मेगा स्टार धर्मेंद्र मामले में हुआ यह कि निधन की जानकारी गुप्त रखी गई। हो सकता है सरकार को सूचना और पर्याप्त समय न मिला हो, जबकि धर्मेंद्र 2 बार के लोकसभा सांसद, पद्म भूषण और दिग्गज कलाकार होने के नाते राजकीय सम्मान के हकदार थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मंत्री अर्जुन मेघवाल। बीकानेर से भी धर्मेंद्र जी सांसद रहे 2004 और 9 के बीच में। उनकी यादें बीकानेर वासियों के मन में हैं, बहुत आदर देते हैं बीकानेर वासी उनको। धर्मेंद्र जी को भावभीनी श्रद्धांजलि देता हूं। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। अब देखिए जरा, धर्मेंद्र जी की बात हो रही तो उनकी तस्वीर बहुत वायरल है जब वो कैंपेन कर रहे थे हेमा मालिनी के लिए। जोर से ताली बजा के स्वागत कीजिए आप। धर्म के भाई बहनों, बच्चे, अब मैं आपको बताऊं कि कुछ चीजें जो हेमा मालिनी और धर्मेंद्र से जुड़ी सबसे ज्यादा जिस पर बात की जा रही है, दोनों की लव स्टोरी, आखिर दोनों कैसे मिले। ही मैन और ड्रीम गर्ल की लव स्टोरी एकदम फिल्मी। बात 1965 की है जब धर्मेंद्र और हेमा मालिनी मिले। ये पहली मुलाकात एक फिल्म के प्रीमियर में हुई थी। इसको लेकर हेमा मालिनी ने खुद इंटरव्यू में कहा था, मैंने पहली बार जब धर्मेंद्र को देखा था तो सोचा मैंने इतना हैंडसम आदमी पहले कभी नहीं देखा है। संजीव कुमार भी हेमा से प्यार करते थे। उन्होंने जितेंद्र के हाथों प्रस्ताव भी भेजा, लेकिन हेमा मालिनी ने मना कर दिया। तब हेमा के प्यार में खुद जितेंद्र पड़ गए और शादी की बात शुरू हो गई। यह पता चला तो धर्मेंद्र तब जितेंद्र की गर्लफ्रेंड को लेकर हेमा मालिनी के घर पहुंचे। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद हेमा के घर वालों को मना लिया। आखिरकार 2 मई 1980 को धर्मेंद्र और हेमा की शादी हो गई। आपको बताऊं, तब धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर ने कहा था, मेरे ही पति ही क्यों, कोई भी मर्द हेमा को मुझसे ज्यादा पसंद करता। बहरहाल इन सभी सवालों के साथ इस बात को यहां विराम देते हैं। जो भी सवाल उठ रहे हैं कि धर्मेंद्र जी अपनी सिनेमा के जरिए, फिल्मों के जरिए हमेशा यादों में रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आतंकी डॉक्टर का खौफनाक खुलासा। आपको याद होगा, दिल्ली धमाकों के बाद कई गिरफ्तारियां हुई और इन गिरफ्तारियों के बाद एनआईए लगातार सवाल पूछ रही है। उमर ने धमाका किया सुइसाइड बॉम्बर बनकर, लेकिन इस उमर का जो करीबी है मुजम्मिल एनआईए की कस्टडी में है। एनआईए सवाल जवाब कर रही है। अगली तस्वीर में दिखाऊं, एनआईए लगातार सवाल पूछ रही है और मुजम्मिल खुलासे कर रहा है। मुजम्मिल अपने खुलासे में बता रहा है कि उमर बहुत ज्यादा ज्ञानी था, बहुत पढ़ा लिखा था और इतना पढ़ा लिखा था कि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी बन सकता था। उमर जो आत्मघाती हमलावर बना, सुइसाइड बॉम्बर बना और दिल्ली में धमाका किया। अब देखिए जरा, मुजम्मिल ने कौन से चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, ये पूछताछ कर रही है। आतंकी मुजम्मिल ने कहा है उमर खुद को कहता था अमीर। अमीर होता है मुस्लिम शासकों को दी जाने वाली एक पदवी है, उसे कहते हैं अमीर, जो ग्रुप का नेता हो। उमर खुद को शासक, राजकुमार, सेनापति समझता था। यह कबूलनामा है मुजम्मिल का। आतंकी मुजम्मिल खुद से ज्यादा काबिल और पढ़ा लिखा उमर किसी को नहीं समझता था। उमर इतना तेज दिमाग था कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन सकता था। मुजम्मिल ने दावा किया उमर को 9 से ज्यादा भाषाएं आती थी, जिसमें उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, पर्शियन, अरबी, चाइनीज, फ्रेंच शामिल है। आतंकी साजिश के लिए बनाए ग्रुप का एडमिन उमर ही था। उस ग्रुप में हम सिर्फ चाइनीज भाषा में बात करते थे। अपने सूटकेस में उमर हमेशा बम बनाने का सामान रखता था। सवाल उठाने पर कहता था यह दीन का काम है, सवाल मुनासिब नहीं है। 2022 में हम उससे मिले थे। उसके बाद से उनके फैन हो गए। उमर से मिलने के बाद उमर के सामने मैं यानी मुजम्मिल खुद को मजदूर समझता था। वो मुसलमानों पर अत्याचार, बाबरी और कश्मीर के किस्से सुनाया करता था। कहता था ध्रुवीकरण हो चुका है, जनसंहार हो सकता है। मुजम्मिल ने कबूला है कि अल-फलाह में विस्फोटक ले जाते थे हम, क्योंकि डॉक्टर
कि ना गाड़ी चेक होती थी वहां, ना किसी को शक होता था। विस्फोटक को जम्मू कश्मीर ले जाकर हमला करना चाहते थे, क्योंकि 370 हटने के बाद वो सेना से नफरत करने लगे थे। हम 2-3 साल से विस्फोटक बना रहे थे और 2025 में बना लिया था। इसमें नेल पॉलिश हटाने वाला एसीटोन और पिसी चीनी इस्तेमाल की थी। दिल्ली धमाका हाफ प्रीमियर आईडी टाइमर मैकेनिज्म डिवाइस से हुआ था। यह खुलासे पूछताछ और जांच एजेंसियों की केस डायरी से हुआ है। सुनिए, उसके बाद उमर का जो वीडियो आया वो भी ये बता रहा था कि उमर पढ़ा लिखा तो है, लेकिन किस तरह से वो लोगों को बरगला रहा है और आतंकी बना रहा है। सुनिए। लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो ये बात समझ ही नहीं पाते कि फिदायीन हमला है क्या। वो मानते हैं कि ये लोकतांत्रिक तरीका नहीं है और ना ही किसी सभ्य समाज में इसे मंजूर किया जा सकता है। लेकिन ये सुइसाइड हमला नहीं, इस्लाम में इसे शहादत का ऑपरेशन माना जाता है। हालांकि बहुत से लोग इसका विरोध भी करते हैं और इसके खिलाफ अलग अलग तर्क पेश करते हैं। शहादत का ऑपरेशन वो है जिसमें कोई शख्स ये मान लेता है कि वो एक तय समय पर जरूर मरेगा। ये बहुत ही खतरनाक हालात हैं। वो खुद को ऐसी जगह खड़ा कर देता है जहां से उसे लगता है कि मौत ही आखिरी मंजिल है। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि उसकी मौत कब और कहां होगी। ये तभी मुमकिन है जब मुकद्दर में ही मौत लिखी हो। मुजम्मिल ने सिर्फ उमर पर खुलासा नहीं किया, एक और बहुत बड़ा खुलासा किया है। वो खुलासा शाहीन से जुड़ा है। ये मुजम्मिल और शाहीन को आप देख रहे हैं, इन्होंने साथ में गाड़ी खरीदी थी। ये सिर्फ दोस्त नहीं थे। सच ये है कि मुजम्मिल और शाहीन ने शादी कर ली थी और शाहीन की ये तीसरी शादी थी। मुजम्मिल ने आतंकी लव स्टोरी पर बड़ा खुलासा किया है। पूछताछ में बताया कि उसने शाहीन से शादी कर ली थी। वैसे शाहीन लखनऊ और मुजम्मिल पुलवामा का रहने वाला है, लेकिन मुजम्मिल के मुताबिक दोनों फरीदाबाद में मिले थे। उसने कहा, मेरी और शाहीन की मुलाकात अल-फलाह में हुई। शाहीन मुझसे काफी बड़ी थी और उसकी सैलरी भी ज्यादा थी, लेकिन मैं उससे शादी करना चाहता था और 2023 में हमने शादी कर ली। मुजम्मिल से निकाह डॉक्टर शाहीन की तीसरी शादी थी। खुद मुजम्मिल ने कबूला है, मैं शाहीन का तीसरा शौहर हूं। मुजम्मिल के मुताबिक शाहीन का पहला पति मुंबई में रहता था, दूसरा पति गाजियाबाद में एक कपड़े की दुकान चलाता था। शाहीन सऊदी अरब में भी रही है, वहां वो असिस्टेंट प्रोफेसर रही। भारत आकर उसने आतंकी मॉड्यूल के लिए लाखों रुपए उड़ाए और मुजम्मिल ने कहा, शाहीन ने हमें करीब 25 लाख रुपए दिए थे। मैं और उमर अफगानिस्तान या सीरिया में शिफ्ट होना चाहते थे। इसके पहले मैं, उमर और हमारा एक साथी तुर्की गए थे। तुर्की में ही हमने काफी ट्रेनिंग ली और कुछ हैंडलर से भी वहां मिले जिनके असल नाम तो नहीं पता, बस एक कोड नेम पता है। मुजम्मिल ने बताया उस हैंडलर का कोड नेम उकासा था। उकासा का पहले भी नाम आया था जो आतंकियों को निर्देश दे रहा था। अब आपको सुनवाता हूं। बड़ी बात यह है कि शाहीन की तीसरी शादी थी। शाहीन के पहले पति को सुनिए। मेरा जो है वो शादी मेरी 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई कनेक्शन नहीं था, जो भी रिलेशनशिप नहीं था ना। मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। उस टाइम में भी कहीं नहीं पता था और जब वो गई है तब से उनसे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं कि अटैक हुआ कहां। मैप के जरिए पहले मैं आपको बताता हूं पाकिस्तान ने कहां अटैक किया। देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं मैप पाकिस्तान का या अफगानिस्तान का। पाकिस्तान से पख्तिका, खोस्त और कुनार, इन जगहों पर रात 12 बजे अटैक किए गए अफगानिस्तान में, जहां मासूम बेगुनाहों की जानें गई। अब यह हमला कैसे किया गया, कैसे एयर स्ट्राइक किया पाकिस्तान ने, देखिए जरा। सोमवार रात 12 बजे के करीब पाकिस्तान ने हवाई हमला किया। अफगानिस्तान के कई इलाकों में लड़ाकू विमान से बम गिराए गए। पहला हमला खोस्त प्रांत में एक घर पर किया गया। इस घर में 10 लोगों की मौत हुई है, 9 बच्चे शामिल हैं। इसके बाद कुनार और पख्तिका प्रांतों में भी अटैक किए गए। यहां हमलों में 4 अफगानी नागरिकों के घायल होने की खबर है। पाकिस्तान के इस हमले पर अफगानिस्तान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अफगानिस्तान ने कहा है पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। दरअसल पाकिस्तान ने हमला आत्मघाती अटैक के बाद किया। कल अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर हमलावरों ने खुद को उड़ाया था। इस फिदायीन हमले में 3 पाकिस्तानी कमांडो की मौत हुई। पाक ने आरोप टीटीपी पर लगाया और आम लोगों पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। अफगानिस्तान पर पाकिस्तान हमेशा टीटीपी के समर्थन का आरोप लगाता है। तो पाकिस्तान के इस हमले के बाद अब तालिबान बड़ा पलटवार जरूर करेगा। बहरहाल फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।